लालकृष्ण आडवाणी 96 साल के हो गए और आज उनका जन्मदिन है, जो कि बीजेपी के एक दिग्गज राजनेता थे और लालकृष्ण आडवाणी ने जनसंघ के माध्यम से राम मंदिर, रथ यात्रा और न जाने क्या क्या प्रयास किया इस देश में और उसको अपने मुद्दों को सफल बनाया। बावजूद इसके इतनी मेहनत करने के बाद आज किसी भी तरह से उनका नाम नहीं है बीजेपी में। खैर, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आरएसएस के कैडर को कवर करती है, जो आरएसएस की विचारधारा को नहीं मानता वो बीजेपी में कभी हो नहीं सकता। तो मेरे कहने का मतलब ये कुछ नहीं है, खाली लालकृष्ण आडवाणी की याद आ गई इसलिए बोला मैं, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, दुनिया की कोई भी मशीन उसको बनाता इंसान है, चलाता भी इंसान है, और हमेशा याद रखिए कि उसमें सेटिंग के बहुत बड़े बड़े ऑप्शन होते हैं। आपने देखा होगा कंप्यूटर, अब मुझे नहीं मालूम हमारे देश में कितने लोग चलाते हैं कि कंप्यूटर है क्या चीज। शायद हिंदी में उसको संगणक बोलते हैं। तो कंप्यूटर बाइनरी थ्योरम पे काम करता है। तो कंप्यूटर में जिस प्रकार हम जो टाइप करते हैं और सेट करते हैं, वो उतना ही किसी भी चीज को काटता है और बंद कर देता है। फिर से आदमी उस चीज को उतना ही एक करता है। लेकिन हम ऐसे देश में रहते हैं कि जहां हमारे देश का कोर्ट कचहरी बिक सकता है, हमारे देश का मीडिया पूरी तरह से धराशायी होकर के वो भी बिक चुका है। हमारे देश में सीबीआई पर्टिकुलर नरेंद्र मोदी के कहने पर काम कर रहा है, और ईडी है तो ईडी में संजय मिश्रा जैसे लोग हैं जो केवल नरेंद्र मोदी के लिए, कहीं केजरीवाल, कहीं संजय राउत, कहीं भूपेश बघेल, तो कहीं गहलोत, इन सारे लोगों को एक प्लान के तहत निशाना बनाया जाता है। तो सोचने लायक बात यह है कि ईवीएम मशीन में सेटिंग क्यों नहीं होगी भाई। जब नरेंद्र मोदी ईडी को बोल करके, सीबीआई को बोल करके किसी के भी घर में छापे पड़वा सकता है, कुछ भी कर सकता है, उनको जेल में डाल सकता है, तो क्या ईवीएम मशीन में सेटिंग नहीं हुई? और किसी भी देश के स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए बैलेट पेपर अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मशीन, आज आप लोगों ने देखा होगा रोबोट क्या करता है, जिसमें इंसान उसमें चिप भर देता है और वो चिप के माध्यम से चलते रहता है। बॉडी जैसी बॉडी बना दी जाती है उसकी, वो उतना ही करता है जितना उसको कमांड दिया जाता है। तो ये मानवकृत मशीन जितनी भी है उतना ही समझती है जितना इंसान उसमें कवर करता है, और उन अधिकारियों के द्वारा बड़ी आसानी से सेटिंग की जाती है। लेकिन मैं हैरान होता हूं कि हमारे देश में कभी भी कोई ईवीएम पर सवाल नहीं उठाता। ईवीएम का मतलब वही है, 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनना तय है, क्योंकि भारत का जो ईवीएम है वो एक विशेष तकनीक के तहत पूरी तरह से सेट किया जाता है।
जिस देश में पुलवामा जैसा हमला होता है, कोई बात नहीं, क्या क्या RDX होता है, फ्रॉड वाला फर्जी स्ट्राइक होता है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे, जिस देश में मजदूरों को जानबूझ करके फंसाया जाता है अपने राजनीतिक मुद्दे के लिए, उस देश में सोचा जा सकता है भाई। नरेंद्र मोदी ने जानबूझ करके तेलंगाना छोड़ दिया क्योंकि ये हिंदी पट्टी थी, यहाँ पे उपद्रव मचाने के लिए, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर उपद्रव मचाना बड़ा आसान होता है। हिंदू बोल दिए तो मध्य प्रदेश भी वैसा ही है। जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर की बात की तो मध्य प्रदेश में भी चालू हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी लोग उन्मादी ज्यादा है, येड़े है, टेढ़े है। ऐसा ही सेम राजस्थान भी है। यहाँ के लोग क्या है, सनकी है, पागल, इसलिए तो इनको हिंदी पट्टी कहा जाता है। बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि महाराष्ट्र भी कुछ आ जाता है उसमें, और गुजरात, ये सब क्या है, हिंदी पट्टी एरिया है। तो हिंदी पट्टी एरिया में धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा तांडव होता है, कुछ भी किया जा सकता है धर्म के नाम पे। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने ये 3 फिक्स करवा दिए और 3 राज्यों में सेटिंग करवा करके, इसलिए अगर 2024 का चुनाव चाहते हो कि सही दिशा में जाए तो फिर बैलेट पेपर की मांग इस देश के हर उस इंसान को उठाना चाहिए, क्योंकि ईवीएम आसानी से हैक होता है, आसानी से फिट हो जाता है। और ये जो चुनाव हो रहे किसी भी देश के लिए, क्योंकि अब सबसे पहला ये सोचिए कि जिन देशों ने इसको बनाया है उन देशों में बैन कर दिया गया, क्योंकि ये मशीन है और उन मशीन में सेटिंग बड़ी आसानी से होती है। और बैलेट पेपर एक व्यक्तियों के द्वारा प्रोसेस में होता है, तो ये ध्यान रखिए कि 2024 में अगर बेनिफिट, यदि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता है तो फिर से मशीनों में सेटिंग होकर के नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेगा।